दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि उस पसीने की गंध है जो ठंडी मिट्टी में मिलकर एक उम्मीद जगाती है। यह कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने अपनी मां की आंखों में कभी हार नहीं देखी, और एक ऐसी मां की जिसकी उंगलियों ने पत्थरों को चीरकर अपने बच्चे के लिए निवाला निकाला है। पहाड़ों की ओट से सूरज अभी झांका भी नहीं था। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे बीच बीच में दूर कहीं बजते मंदिर के घंटों की आवाज चीर देती थी। उत्तर की ओर से आने वाली बर्फीली हवाएं जब चेहरे को छूती तो ऐसा लगता मानो कोई ठंडी सुई चुभो रहा हो। इस कड़कड़ाती ठंड में जब सारा गांव रजाइयों में दुबका सो रहा था, रुद्र की आंखें खुली थीं। वह अपनी फटी हुई दरी के कोने को समेटते हुए उठा। उसके पैरों के नीचे की कच्ची जमीन बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने पास ही सो रही अपनी मां सावित्री की ओर देखा। सावित्री के चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें सिर्फ उम्र की नहीं, बल्कि उन अनगिनत रातों की गवाह थीं जो उसने भूखे पेट काटी थीं। रुद्र ने दबे पांव आंगन की ओर रुख किया। वहां सावित्री पहले से ही चूल्हा फूंक रही थी। चूल्हे से निकलता धुआं रुद्र की आंखों में चुभने लगा, लेकिन उस धुएं में एक ऐसी खुशबू थी जो उसे दुनिया के किसी महंगे इत्र में नहीं मिल सकती थी। जली हुई लकड़ियां और राख की वह सौंधी महक जो केवल उन पुराने घरों में मिलती है जहां गरीबी के बावजूद ममता की आंच कम नहीं होती। उठ गया लाडले? सावित्री ने बिना पीछे मुड़े कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई टूटा हुआ साज अभी भी सुरीला बजने की कोशिश कर रहा हो। हाँ मां, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो चिड़िया भी नहीं चहकी है, रुद्र ने पास बैठते हुए कहा। उसके हाथ ठिठुर रहे थे। सावित्री ने चूल्हे की राख से एक सुलगती हुई लकड़ी निकाली और रुद्र के करीब कर दी। बेटा, मिट्टी और मां कभी ज्यादा देर तक नहीं सोते। आज साल की पहली बड़ी ठंड है। अगर आज हमने खेतों में बीज नहीं डाले तो यह पाला जमीन की नमी पी जाएगा। फिर साल भर हम क्या खाएंगे? सावित्री ने मिट्टी के एक पुराने कटोरे में गर्म पानी रुद्र की तरफ बढ़ाया। ले, पहले इसे पी। कलेजे में थोड़ी गर्मी पहुंचेगी तभी तो खेत में फावड़ा चलेगा। रुद्र ने कटोरा थाम लिया। उसके हाथ अपनी मां के हाथों से टकराए। उसने महसूस किया कि उसकी मां की हथेलियां किसी खुरदुरे पत्थर जैसी हो गई थीं। वे हाथ जो कभी लोरी सुनाते थे, अब सालों की मेहनत और मिट्टी के काम से सख्त हो चुके थे। रुद्र का गला भर आया। उसने सोचा, क्या मेरी मां की पूरी जिंदगी बस इसी ठंडी मिट्टी में खत्म हो जाएगी? मां, इस बार फसल अच्छी होगी ना? रुद्र ने डरते हुए पूछा। यह सवाल बीज जैसा नहीं था, बल्कि एक कांटे जैसा था जो उसके मन में चुभ रहा था। उसे याद आया वह आदमी, चौधरी दिग्विजय सिंह, जिसकी गिद्ध जैसी आंखें हमेशा उनके छोटे से खेत और उनकी बेबसी पर टिकी रहती थीं। चौधरी का कर्ज उनके घर की छत से भी भारी हो चुका था। सावित्री ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी पुरानी ऊनी शॉल को और कसकर ओढ़ लिया। बेटा, खेती मेहनत से नहीं, भरोसे से होती है। मिट्टी कभी किसी का उद्धार नहीं रखती। अगर तेरा इरादा नेक है और नीयत साफ, तो यह ठंडी मिट्टी भी सोना उगल देगी। रुद्र ने देखा कि मां की बातों में कोई बड़ी किताबी बातें नहीं थीं, बल्कि बरसों का वह कड़वा सच था जो उन्होंने पसीने से सींचा था। उसने पास रखी लालटेन उठाई। उसका शीशा धुंधला था और पीतल का ढक्कन काला पड़ चुका था। यह लालटेन उतनी ही पुरानी थी जितनी सावित्री की वह ओढ़नी, जिसमें जगह जगह पैबंद लगे थे। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, बाहर की बर्फीली हवा का झोंका अंदर आया और चूल्हे का धुआं एक झटके में बाहर भाग गया। आसमान में तारे अभी भी टिमटिमा रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी फीकी पड़ने लगी थी। चल रुद्र, आज हमें अपनी उम्मीदों को इस ठंडी मिट्टी के हवाले करना है, सावित्री ने कहा और आगे बढ़ गई। रुद्र उसके पीछे पीछे चल दिया। उसके कंधे पर कुदाल थी और दिल में एक ऐसा तूफान जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। रास्ते में पड़ने वाले पुराने पीपल के पेड़ की पत्तियां हवा में सरसरा रही थीं, जैसे वे भी मां बेटे के इस संघर्ष को देख रही हों। रुद्र को महसूस हुआ कि आज वह सिर्फ खेत जोतने नहीं जा रहा, बल्कि अपनी तकदीर की नई इबारत लिखने जा रहा है। गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए रुद्र के पैरों की आहट भी ठिठुरती हुई लग रही थी। रास्ते में पड़ने वाले घरों से कहीं कहीं किसी के खांसने की आवाज आ जाती, मानो
ठंड हर किसी का हिसाब मांग रही हो। सावित्री खामोश थी, लेकिन उसकी सांसों में एक दृढ़ता थी जो रुद्र को टूटने नहीं दे रही थी। जब वे अपने खेत की मेड़ पर पहुंचे तो वहां का नजारा ही कुछ और था। आसमान की तरफ देखने पर ऐसा लगता था मानो तारे बहुत करीब आ गए हों, लेकिन वह खूबसूरती असल में एक चेतावनी थी। बुजुर्ग कहते हैं कि जब आसमान इतना साफ होकर मुस्कुराए तो समझ लो कि पाला अपने दांत दिखाने वाला है। रुद्र, हाथ जल्दी चलाने होंगे, सावित्री ने अपनी लाठी को मेड़ पर टिकाते हुए कहा। उसने झुककर हाथ में मिट्टी उठाई और उसे अपनी उंगलियों के बीच रगड़ा। फिर उसे सूंघते हुए बोली, मिट्टी तैयार है। रुद्र ने हैरान होकर पूछा, मां तुम्हें कैसे पता चलता है? सावित्री ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, जब मिट्टी हथेली से चिपके नहीं बल्कि साथ चलने लगे तब समझ लेना कि वह तैयार है, जैसे कोई इंसान जिद छोड़कर मदद के लिए तैयार हो जाए। रुद्र ने कुदाल उठाई और पहला प्रहार जमीन पर किया। थप। उसे ऐसा लगा जैसे किसी बड़े दरवाजे की कुंडी खुली हो और एक नई कहानी शुरू हुई हो। मिट्टी के अंदर से गीली मिट्टी की एक सोंधी और गर्म महक निकली, जैसे धरती ने अपना सीना खो। अभी वे काम शुरू ही कर पाए थे कि अंधेरे में किसी के चलने की आहट हुई। एक लंबी परछाई पहाड़ी के ऊपर दिखाई दी। वह हरखू राम था, गांव का एक पुराना किसान जो वक्त की मार से थक चुका था। हरखू राम ने पास आकर अपनी सांसों की भाप को देखा और बोला, सावित्री, आज की ये हवा ठीक नहीं है। यह नमी वाली नहीं बल्कि सूखी ठंड है। यह खेत को चुपचाप मार देती है। सावित्री ने अपना हाथ नहीं रोका। वह लगातार बीज डालती रही। उसने कहा, हवा अगर आग दिखाएगी तो हम धुआं दिखाएंगे। हरखू भाई, मिट्टी हमारा धर्म है और धर्म के रास्ते में डर कैसा? हरखू ने रुद्र की तरफ देखा और दबी आवाज में बोला, पर बेटा, संभाल के रहना। कल तो ठाकुर दिग्विजय सिंह का आदमी फिर घूम रहा था। वह कह रहा था कि कल तक पिछला पूरा हिसाब चाहिए। यह सुनते ही रुद्र के पेट में जैसे ठंड उतर गई। यह ठंड मौसम वाली नहीं थी, बल्कि वह डर था जो इंसान को भीतर से कंपकपा देता है। उसे अपना घर, अपनी मां की वह फटी ओढ़नी और चौधरी की वे क्रूर आंखें याद आने लगीं। सावित्री ने रुद्र का कंधा थपथपाया। उसके हाथ ठंडे और खुरदरे थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी मजबूती थी। उसने कहा, खेती सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है रुद्र, यह सम्मान की लड़ाई है। जब तक इंसान के अंदर भरोसा है तब तक ताकत है। रुद्र ने मन ही मन एक संकल्प लिया। उसने लालटेन को मेड़ पर मजबूती से जमा दिया। मां, आज रात मैं खेत में ही रुकूंगा। चाहे पाला आए या ठाकुर का आदमी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। रात गहराने लगी थी और असली परीक्षा अभी बाकी थी। ठंडी मिट्टी में उम्मीद के बीज बो दिए गए थे, लेकिन क्या वे इस सर्द रात और दुनिया के जुल्मों को सह पाएंगे? रुद्र ने जलती हुई लकड़ी हाथ में थाम रखी थी और उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं। नींद का नामो निशान नहीं था, बस एक अजीब सी सतर्कता थी। तभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और हवा ने अचानक अपनी दिशा बदल दी। धुआं एक तरफ झुक गया। सावित्री ने झट से कहा, सावधान रुद्र, धुआं बराबर रहना चाहिए। रुद्र ने फुर्ती से पाल को दूसरी तरफ घुमाया ताकि धुआं संतुलन में रहे। उसके हाथ जलन से फटने लगे थे, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसे एहसास हुआ कि खेत में असली लड़ाई बीज के साथ नहीं बल्कि खुद के भरोसे के साथ होती है। तभी मेड़ के उस पार से कुछ भारी जूतों की आहट आई। धुआं हल्का हुआ तो सामने एक साया खड़ा था। वह ठाकुर दिग्विजय सिंह का सबसे खास कारिंदा लखन था। उसके हाथ में एक मोटा डंडा था और चेहरे पर वैसी ही कुटिल मुस्कान जो गांव के मासूम लोगों का सुकून छीन लेती थी। अरे ओ रुद्र, आधी रात को ये क्या धुआं धुआं खेल रहे हो? लखन की आवाज में जहर घुला था। रुद्र ने लालटेन ऊपर उठाई। उसकी रोशनी में लखन का चेहरा और भी डरावना लग रहा था। रुद्र ने मजबूती से कहा, खेत बचा रहे हैं लखन काका, ताकि ठाकुर साहब का हिसाब चुका सकें। लखन ठहाका मारकर हंसा। हिसाब तो कल सुबह होगा, और ठाकुर साहब ने कहलवाया है कि अगर कल दोपहर तक सूद समेत पैसे नहीं पहुंचे तो यह खेत अब तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर चाहे तुम बीज डालो या अपनी जान। रुद्र के अंदर एक उबाल आया, लेकिन सावित्री ने उसे अपनी ठंडी और सख्त हथेली से रोक दिया। उसने लखन की आंखों में देखते हुए कहा, लखन, यह ठंडी मिट्टी किसी की बपौती नहीं है।
इसने अच्छे अच्छों का घमंड इसी राख में मिला दिया है। जाकर कह देना अपने मालिक से, मिट्टी और मां का भरोसा टूटने के लिए नहीं होता। लखन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना डंडा हवा में लहराया और बिना कुछ बोले वहां से अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन जाते जाते उसका साया दीवार पर थरथराता हुआ एक अनजाना खौफ छोड़ गया। मां, क्या वह सच में खेत छीन लेगा? रुद्र की आवाज इस बार कांप गई। सावित्री ने लालटेन को रुद्र के सामने कर दिया। इसे देख रुद्र, हवा चलती है तो ये थरथराती है, लेकिन जब तक इसमें तेल है ये बुझती नहीं। किसानी भी ऐसी ही है, जब तक इंसान के अंदर विश्वास है तब तक ताकत है। रात अभी भी लंबी थी और यह तो बस शुरुआत थी। कड़कड़ाती ठंड के साथ साथ अब उन कड़ुए सच का सामना करना बाकी था जो सूरज निकलने के साथ सामने आने वाले थे। सूरज की पहली किरण अभी पहाड़ों के पीछे ही थी कि गांव के रास्ते पर धूल का एक गुब्बार उठा। रुद्र और सावित्री ने देखा कि ठाकुर दिग्विजय सिंह अपनी भारी भरकम कद काठी के साथ उनके खेत की मेड़ पर खड़ा था। उसके पीछे 2-3 लठैत भी थे, जिनकी आंखों में वैसी ही बेरुखी थी जैसी उस सुबह की ठंडी हवा में। ठाकुर ने अपने रेशमी शॉल को ठीक किया और घृणा से लथपथ नजरों से उस छोटे से खेत को देखा। तो सावित्री, हिसाब का वक्त आ गया। सुना है रात भर तुम और तुम्हारा ये छोरा इस बंजर जमीन पर पसीना बहा रहे थे। ठाकुर की आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई भारी पत्थर पानी में गिरा हो। सावित्री ने झुककर मिट्टी को आखिरी बार छुआ और खड़ी हो गई। ठाकुर साहब, यह बंजर नहीं, हमारी उम्मीद है। बीज डाल दिए हैं, बस अब भगवान की दया और मिट्टी का भरोसा है। ठाकुर ठहाका मारकर हंसा। मिट्टी का भरोसा? मिट्टी तो सिर्फ धूल है सावित्री, असली भरोसा तो इस कागज पर होना चाहिए। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा पीला कागज निकाला। कल दोपहर तक अगर कर्ज की पाई पाई नहीं चुकाई तो इस खेत पर हल मेरा चलेगा और फसल मेरी कटेगी। रुद्र का खून खौल उठा। उसने अपनी कुदाल को कसकर पकड़ लिया। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता भी इसी खेत में मेहनत करते करते एक दिन मिट्टी हो गए थे। लोग कहते थे कि वे थकावट से गिरे, पर रुद्र जानता था कि उन्हें ठाकुर के कर्ज और इस सूखी मिट्टी की बेबसी ने मारा था। ठाकुर साहब, आप हमारे खेत छीन सकते हैं, पर हमारी मेहनत का फल नहीं, रुद्र ने आगे बढ़कर कहा। उसकी आवाज में इस बार डर नहीं, बल्कि एक चट्टान जैसी मजबूत। लखन ने अपना डंडा जमीन पर पटका। जुबान संभाल के लड़के, ठाकुर साहब से बात करने की तमीज नहीं सीखी। सावित्री ने रुद्र के हाथ पर अपनी खुरदरी हथेली रखी। रहने दो रुद्र, जो लोग सिर्फ कागजों की भाषा समझते हैं उन्हें मिट्टी की खामोश दुआएं सुनाई नहीं देती। उसने ठाकुर की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हिसाब हो जाएगा ठाकुर साहब, पर आज पहला बीज पड़ा है, इसे अपना काम करने दीजिए। ठाकुर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। ठीक है, कल दोपहर तक का वक्त है, अगर तब तक हिसाब बराबर नहीं हुआ तो तैयार रहना। वह मुड़ा और अपने लठैतों के साथ वापस गांव की ओर चल दिया। उनके जाने के बाद खेत में फिर से वही सन्नाटा पसर गया, लेकिन इस बार उस सन्नाटे में एक अजीब सी भारीपन था। आसमान साफ था, पर रुद्र को लग रहा था कि बादल अब उसके मन में उमड़ रहे हैं। मां, अब क्या होगा? रुद्र ने धीमी आवाज में पूछा। सावित्री ने लालटेन उठाई, जिसकी लौ अब मध्यम पड़ रही थी क्योंकि तेल खत्म होने को था। बेटा, खेती और जिंदगी में एक ही नियम काम करता है। जब तक तुम्हारे अंदर का दिया जल रहा है तब तक अंधेरा तुम्हें हरा नहीं सकता। अब घर चल, हाथ पांव धो ले, पाला चढ़ गया तो ठंड हड्डियों में बैठ जाएगी। रुद्र ने कुदाल कंधे पर रखी और मां के पीछे पीछे घर की ओर चल पड़ा। उसके जूतों के नीचे की मिट्टी खिर खिर की आवाज कर रही थी, मानो वह भी उससे कह रही हो कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सूरज सिर पर चरा छाया था, लेकिन धूप में वह तपिश नहीं थी जो हड्डियों की ककड़न मिटा सके। रुद्र के मन में एक ही बात घूम रही थी, दोपहर तक का वक्त और ठाकुर का वह पीला कागज। सावित्री ने उसे अपनी पुरानी चांदी की चूड़ियां थमा दी, जो उसके पास आखिरी निशानी बची थी। रुद्र अपनी पुरानी साइकिल उठाकर शहर की ओर भागा। शहर की भीड़ और शोर शराबे में उसे अपना गांव बहुत याद आ रहा था। वह सुनार की दुकान पर पहुंचा, लेकिन वहां उसे जो कीमत बताई गई वह कर्ज के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं थी। हर दुकान पर उसे निराशा ही हाथ लगी।
शहर की चकाचौंध में रुद्र को अपनी गरीबी और भी डरावनी लगने लगी। जब वह थक हार कर एक पुराने चबूतरे पर बैठा तो उसे अपनी मां की कही बात याद आई। खेती मेहनत से नहीं, भरोसे से होती है। उसने सोचा कि क्या यह भरोसा सच में उसका खेत बचा पाएगा। शहर के लोग मशीनों की तरह चल रहे थे। किसी के पास किसी दूसरे के लिए रुकने का वक्त नहीं था। उसे वहां अपने गांव का लच्छुआ मिला। लच्छुआ के चेहरे पर भी वही शिकन थी। उसने बताया कि शहर की मंडी में भाव गिर गए हैं। लच्छुआ ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा, डर इंसान को खेत से ज्यादा मार देता है। रुद्र खाली हाथ वापस गांव की ओर मुद्दा। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंच रहा था, उसका दिल डूब रहा था। दोपहर ढलने वाली थी और ठाकुर के आदमी खेत पर पहुंच चुके होंगे। जब रुद्र खेत पर पहुंचा तो वहां का माहौल तनावपूर्ण था। ठाकुर दिग्विजय सिंह अपनी जीप के पास खड़ा था और लखन हल जोतने की तैयारी कर रहा था। सावित्री वहीं खड़ी थी, निढाल लेकिन झुकी नहीं। पैसे लाए लड्डी के? ठाकुर ने धुआं उड़ाते हुए पूछा। रुद्र ने नीचा सिर करके कहा, नहीं ठाकुर साहब, शहर में कोई रास्ता नहीं मिला, पर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, पहली फसल आते ही। वक्त खत्म हुआ। ठाकुर ने लखन को इशारा किया। जैसे ही लखन ने बैल आगे बढ़ाए, सावित्री हल के सामने जाकर खड़ी हो गई। यह खेत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है ठाकुर, यह मेरी इज्जत है और मेरे बेटे का भरोसा। सावित्री की आवाज में वह शक्ति थी जिसने लखन के बढ़ते कदमों को रोक दिया। तभी गांव के हरखू राम और लच्छुआ के साथ और भी कई किसान वहां जमा होने लगे। सबके हाथों में अपनी अपनी कुदाल और लाठियां थीं। हरखू राम ने कहा, ठाकुर साहब, आज अगर एक किसान का खेत छीना गया तो कल हम में से कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। हिसाब होगा, पर जुल्म से नहीं। गांव वालों की एकजुटता देखकर ठाकुर का चेहरा उतर गया। उसने देखा कि यह सिर्फ एक विधवा और उसके बेटे की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि पूरे गांव के सम्मान की बात बन गई है। ठाकुर ने गुस्से में जीप का दरवाजा बंद किया और जाते जाते बोला, हिसाब तो मैं लेकर रहूंगा, आज नहीं तो कल। उस शाम जब सूरज डूब रहा था, रुद्र ने फिर से लालटेन जलाई। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज तूने देखा रुद्र, मिट्टी सिर्फ अनाज नहीं देती, अपनों को जोड़ना भी सिखाती है। रात फिर से गहराने लगी थी, लेकिन इस बार रुद्र को डर नहीं लग रहा था। उसे पता था कि आने वाली रातें लंबी होंगी और मुश्किलें और भी आएंगी, लेकिन जब तक मां का भरोसा और मिट्टी की महक उसके साथ है, वह कभी अकेला नहीं होगा। सूरज की तपिश और ठंडी हवाओं के बीच कई हफ्ते बीत गए। रुद्र के लिए हर दिन एक नई परीक्षा जैसा था। वह रात रात भर जागकर खेत की मेड़ पर पहरा देता। कभी बर्फीली हवाओं से अपनी छोटी सी फसल को बचाने के लिए धुआं करता, तो कभी ठाकुर के आदमियों की आहट सुनकर चौकन्ना हो जाता। जनवरी की वह रात सबसे भारी थी। पाला इतना गहरा था कि पत्तियों पर ओस की बूंदें पत्थर जैसी जम गई थीं। रुद्र ने हार नहीं मानी। उसने मां के बताए रास्ते पर चलते हुए राख और पुआल का ढेर सुलगाया। धुआं सफेद और घना होकर पूरी फसल पर किसी चादर की तरह फैल गया। सावित्री भी रात भर उसके साथ बैठी रही। उसकी कमर सीधी थी और आंखों में वही अटूट विश्वास। उसने रुद्र से कहा था, खेती में सब कुछ सही नहीं होता बेटा, इंसान को खुद सही खड़ा होना पड़ता है। धीरे धीरे वक्त बदला। जो बीज ठंडी मिट्टी में दबे थे, वे अब नन्हे पौधों के रूप में बाहर आने लगे थे। मटर की फलियां और पालक की हरी पत्तियां देखकर रुद्र का दिल बाग बाग हो गया। गांव के लोग भी हैरान थे कि इतनी ठंड और मुसीबतों के बाद भी सावित्री के खेत में हरियाली कैसे मुस्कुरा रही है। फसल कटने का दिन आ गया। रुद्र ने अपनी पहली कमाई शहर की मंडी में ले जाकर बेची। इस बार भाव भी अच्छे मिले थे। जब वह वापस गांव लौटा तो उसके हाथ में पैसों की वह पोटली थी जिसके लिए उसने और उसकी मां ने अपना खून पसीना एक किया था। वह सीधा ठाकुर दिग्विजय सिंह की हवेली पहुंचा। ठाकुर अपने बरामदे में बैठा हुक्का पी रहा था। रुद्र ने पोटली उसके सामने रख दी। ठाकुर साहब, यह रहा आपका पूरा कर्ज और सूद। आज से हमारा खेत और हमारी मेहनत आजाद है। ठाकुर की आंखों में अचंभा था, लेकिन वह कुछ बोल न सका। उसने पोटली उठाई और रुद्र को जाते हुए देखता रहा। रुद्र अब वह छोटा बच्चा नहीं था जो डर से कांपता था, बल्कि
वह एक ऐसा किसान बन चुका था जिसने मिट्टी से अपना हक छीनना सीख लिया था। शाम ढल चुकी थी। रुद्र जब घर पहुंचा तो मां चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेंक रही थी। घर में वही पुरानी सौंधी महक बसी थी, जली हुई लकड़ी और प्यार की महक। रुद्र ने अपना सिर सावित्री की गोद में रख दिया। सावित्री के खुरदरे हाथों ने उसके बालों को सहलाया। रुद्र को ऐसा सुकून महसूस हुआ जो उसे दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता था। मां, आज मैं बहुत थक गया हूं, पर मन बहुत हल्का है, रुद्र ने आंखें मूंदते हुए कहा। सावित्री मुस्कुराई। थकावट तो शरीर की है बेटा, पर तेरा भरोसा जीत गया। अब सो जा, क्योंकि अब तेरी नींद में कोई डर नहीं, सिर्फ शांति है। बाहर अंधेरा था, पर सावित्री की लालटेन अब भी जल रही थी। उसकी पीली रोशनी घर की मिट्टी की दीवारों पर एक नई चमक बिखेर रही थी। ठंडी मिट्टी में बोया गया विश्वास अब एक विशाल पेड़ बन चुका था, जिसकी छाया में रुद्र चैन की नींद